माननीय मंत्री जी क्या कह रहे हैं पता नहीं, रोज सदन में जाकर के आश्वासन दे रहे हैं। जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है, हाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो कुछ नहीं रहा है, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। पूछा गया भाई केंद्रीय वेतनमान कब देंगे, तो 2026 में 8वां वेतन आयोग आएगा तब उसमें हम करेंगे। शिक्षा विभाग की स्थिति बहुत खराब है और माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए इस पर संज्ञान लें और एसीएस को बदलें। शिक्षा कोष ऐप जिस कंपनी से बनवाया गया है और जिसके द्वारा संचालन करा जा रहा है वो उड़ीसा में ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार एक के बाद एक फरमान जारी किए जाते हैं और कई आदेश भी सदन के अंदर किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक उसे धरातल पर नहीं उतारा जा सका है। चाहे वो मामला ट्रांसफ़र पोस्टिंग का हो, चाहे ई शिक्षा कोष का, इन तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार शिक्षक संघ व शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। ऐसे में इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या लगता है पिछले कई वर्षों से लगातार शिक्षक के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामले को लेकर के, 1,90,000 शिक्षक व शिक्षिकाओं का ट्रांसफ़र करना है, लोग परेशान हैं। क्या लग रहा है सरकार जिस आधार पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रही है कितना समय लग जाएगा? देखिए, सरकार और विभाग की हकीकत पूछे तो मंशा ही नहीं है कि ट्रांसफ़र हो। जो प्रक्रिया उन्होंने बनाई है, इस प्रक्रिया के तहत आप देख रहे हैं कि 3 महीने में 200 लोगों का हुआ है। अब कहीं कहीं से खबर फैलाया जा रहा है कि 10,000 का हम कर देंगे। मान लीजिए 10,000 भी कर दे इस महीने के अंत तक में, फिर भी तो जो 1,80,000 बचे हैं, अगर 3 महीने में 10,000 किया तो 1,80,000 करने में तो और मान लीजिए 5-6 साल लगा देंगे ये तो कभी ना ख़त्म होने वाली प्रक्रिया बनकर रह जाएगी। और जो वाजिब में पीड़ित हैं, परेशान हैं, घर परिवार से दूर हैं, महिलाएं हैं, कई पुरुष साथी हैं जो अपने घर से 400-400 किलोमीटर दूर हैं, बक्सर के हैं, अररिया में पोस्टिंग है, तो लोग परेशान हैं, एकदम मतलब बहुत बुरी हालत में जी रहे हैं। किसी का परिवार टूट रहा है, किसी के बूढ़े माँ बाप अकेले बिलख रहे हैं, देखभाल नहीं कर पाए। आदमी देखिए नौकरी क्यों करता है, नौकरी करने के पीछे मनसा तो ये होती है कि परिवार का देखभाल करे, अच्छी परवरिश दे बच्चों को, और ये वो दे नहीं पा रहे हैं और टेंशन में जी रहे हैं। सरकार की नीति ही बहुत ही दोषपूर्ण है और जो एक मंशा होनी चाहिए थी कि हम लोग सबका करें, पहले म्यूचुअल कर देती सबको। म्यूचुअल से होता क्या है कि जिसको जहाँ जाना है आपस में जिला एक्सचेंज करके सब लोग मतलब 3 कोना जो था 1,90,000 में लगता है 1.5 लाख लोग म्यूचुअल वाले में एडजस्ट हो जाते, फिर जो 40-50 हज़ार बचते उनको फिर उसी हिसाब से एडजस्ट कर दिया जाता। लेकिन ये जो प्रक्रिया, जो रिक्ति की गणना, जो सीटों की गणना, फिर उस पर ये उस पर वो, ये सब इतना 5 कैटेगरी का शिक्षकों का वर्गीकरण, ये सब जो हुआ है ना, इससे हो क्या रहा है कि अनावश्यक रेड टेपिज्म के चक्कर में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। और जो प्रक्रिया मैं पहले भी कहता रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, जो प्रक्रिया अपना रही है शिक्षा विभाग, उस प्रक्रिया से सभी का ट्रांसफ़र हो, सभी का मतलब 10 अगर हज़ार सरकार कह रही है तो उसके बाद और 10,000 मान लीजिए अगले 3 महीने में होगा, उसके बाद कहानी ख़त्म है, क्योंकि चुनाव आ जाएगा, चुनाव के दौरान कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा, उसके साथ जनगणना भी होना है, तो मतलब ये प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। अभी तो सारा सक्षमता परीक्षा भी नहीं हुआ, वैसा भी शिक्षक भी नहीं दे पाए हैं। देखिए, सक्षमता परीक्षा का तो अलग मसला है ही कि सक्षमता परीक्षा जो दे चुके हैं अभी तक उनको क्या मिला नहीं हुआ है। और ऐसे में सरकार तो कह रही थी कि तमाम लोगों का पहले सक्षमता परीक्षा होगा फिर ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं, होगा। वो माननीय मंत्री जी क्या कह रहे हैं पता नहीं, रोज सदन में जाकर के आश्वासन दे रहे हैं। जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है, हाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो कुछ नहीं रहा है, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। पूछा गया भाई केंद्रीय वेतनमान कब देंगे, तो 2026 में 8वां वेतन आयोग आएगा तब उसमें हम करेंगे। ट्रांसफ़र कब करेंगे, प्रक्रिया चल रही है जल्द। अरे तो कोई ठोस जवाब वो दे नहीं पा रहे हैं। विभाग के काम में उनकी कोई रुचि नहीं है, देखते नहीं है विभाग में क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा, कोई पता ही नहीं उनको। वो सिर्फ और सिर्फ क्या रहे, टरका रहे हैं, समस्याओं को टरका रहे हैं। जनवरी से टरकाते टरकाते मार्च पहुंचा दिया ट्रांसफ़र का मुद्दा, और अगले 1-2 महीने में जिनका हुआ सुहा नहीं तो वह फिर ट्रांसफ़र रुक जाएगी। क्योंकि आप जान रहे हैं चुनाव में शिक्षकों की बड़ी भूमिका होती है, उनकी ड्यूटी लग जाएगी, कोई BLO बन जाएंगे, कोई वोटर लिस्ट संधारण करेंगे, किसी का मास्टर ट्रेनर में हो जाएगा, शिक्षकों का प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा, तो ये प्रक्रिया फिर लंबित रह जाएगी। और ये सक्षमता जो पास किए हैं उनका देखिए, पहले जो सक्षमता 1 पास किए हैं उनका अभी तक पेमेंट शुरू नहीं हुआ। 3 महीने हो गया उनका ज्वाइन करते, साल भर लगाया ज्वाइन करवाने में, साल भर में ज्वाइन किए, वो ज्वाइन करने के बाद 3 महीने हो गया ना, उनका प्राण जनरेशन, HRMS ऑन बोर्डिंग, ये सब प्रक्रिया चल रही। वेतन नहीं मिला होली में, ईद आने वाला 1 सप्ताह के बाद, उसमें भी वेतन मिलना मुश्किल है, रामनवमी है फिर 1 सप्ताह बाद, तो पूरे पर्व त्यौहार का सीज़न है। और इस पर्व त्यौहार के सीज़न में जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो बिना वेतन के 3 महीने से जी रहे हैं। सक्षमता 2 जो पास किए हैं उनकी ज्वाइनिंग तक नहीं हुई है। 3 का फॉर्म भरा रहा है, इसमें कितने भरेंगे बचेंगे। तो सरकार की जो नीति है विशिष्ट शिक्षक और सक्षमता को लेकर के, वो भी एकदम छलपूर्ण साबित हो रही है कि लग रहा है जैसे कि सरकार शिक्षकों से छल कर रही है।
पहले कहा कि परीक्षा दीजिए तो राजकर्मी बनाएंगे, परीक्षा देंगे तैयार हो गए। अब राजकर्मी बन करके मतलब परीक्षा पास कर 1 साल बैठे रहे, तब उनको राजकर्मी पे ज्वाइन कराया। ज्वाइन कराने के बाद 3 महीने से बैठे, वेतन नहीं मिल रहा है। तो सक्षमता तो मतलब बाकी है, जिनका सो है ही, उनको भी समय लगेगा। अब प्लस जिनका हो गया है उनके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही, उनका वेतन नहीं भुगतान कर पा रही है। तो समस्या बहुत ही विकराल है शिक्षा विभाग में, और इसको विभागीय पदाधिकारी और मंत्री बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि शिक्षा मंत्री और जो उनके पदाधिकारी हैं उनमें साठ-गांठ की कमी है? मतलब दोनों के पास मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग में वक्त देने के लिए समय ही नहीं है, वो टाइम ही नहीं दे रहे हैं शिक्षा विभाग में। जो अपर मुख्य सचिव है उनके पास तो कई और महत्वपूर्ण विभाग हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो, मुख्यमंत्री के भी सचिव हैं वो, तो उधर ही उनकी व्यवस्था है। विभाग में तो बहुत कम आते हैं, हम लोग जहाँ पता है सप्ताह में 1 आध दिन किसी समय आ जाते हैं। बाकी विभागीय काम में उनकी कोई रुचि नहीं है, वो अन्य विभागों में ज़्यादा मस्त है। मंत्री जी की भी वही स्थिति है, आकर के अपने चैम्बर में सचिवालय में बैठते ही नहीं है, काम काज फाइल फोल्डर देखते ही नहीं है। राम भरोसे चल रहा है शिक्षा विभाग, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। कभी कोई चिट्ठी निकल रहा है, ACS चिट्ठी निकाल रहे हैं 13 तारीख से चलेगा सॉफ्टवेयर। सबने चिट्ठी पढ़ा, सब लोग 12 तक अपडेट कर दीजिए शिक्षा कोष ऐप पे, कुछ अपडेट नहीं हुआ, कोई सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा 13 से 18 चलेगा, सबका ट्रांसफर हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। मतलब ACS महोदय चिट्ठी जारी कर रहे हैं, उसका कोई महत्व तो नहीं रह गया। बताइए क्या स्थिति है। तो यहाँ पर तालमेल की तो बात छोड़िए, तो समय ही नहीं है दोनों के पास समय ही नहीं है शिक्षा विभाग को दे। मैं तो अनुरोध करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो एक ऐसा ACS दें जिनके पास समय हो, शिक्षा विभाग को समय दे पाए, तो टाइम दें। आकर के डेली यहाँ इतना सारा काम है, 6 लाख वर्क फोर्स है, कोई ऐसा विभाग नहीं जिसके पास इतना बड़ा वर्क फोर्स है, उसका मैनेजमेंट है, इतना बड़ा इश्यूज़ है, 2 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं विद्यालयों में, और आपने एक ऐसा ACS दे दिया है जिसके पास फुर्सत ही नहीं है। वो क्या देखेंगे आकर के शिक्षा विभाग को। तो इसलिए शिक्षा विभाग की स्थिति बहुत ख़राब है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए इस पर संज्ञान लें और ACS को बदलें। इन ACS से कुछ नहीं होने वाला, ये इनके पास फुर्सत नहीं है, ये शिक्षा विभाग को बिल्कुल समय नहीं दे रहे हैं। आपने कहा जिस तरह से अभी देखिए कि दोनों में तालमेल की कमी है, उसके बाद एक तरफ तो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के शिक्षक परेशान हैं ही, उस दूसरी ओर देखा जा रहा है ई शिक्षा कोष का जो मामला था उसको लेकर के कई शिक्षक व शिक्षिकाओं से स्पष्टीकरण भी मांग दिया जाता है। देखिए, ई शिक्षा कोष ऐप अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है। ई शिक्षा कोष ऐप जिस कंपनी से बनवाया गया है और जिसके द्वारा संचालन करा जा रहा है, वो उड़ीसा में ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। उड़ीसा सरकार में उसे ऐसा है कि मेधा सॉफ्ट करके बनाने का दिया गया था, छात्रवृत्ति घोटाला वहाँ पे हुआ था और कई करोड़ों का घोटाला हुआ था। उस घोटाले के बाद इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। सिमिलर सॉफ्टवेयर वहाँ पे भी था, ऑनलाइन सारा सिस्टम चलता था, खाते में पैसा ट्रांसफ़र ये सब ऑनलाइन कर दिया गया था उसी ऐप के माध्यम से। तो उस कंपनी ने वहाँ पे करोड़ों का घोटाला किया, उस पर मतलब एक मंत्री की वहाँ पे कुर्सी भी गई, सब कुछ हुआ। जांच में 2017-18 की मैं बात बता रहा हूँ, और उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया। फिर उसके दूसरे निजी कुछ प्रोजेक्ट चलते रहे, और अब उसको उठा करके यहाँ बिहार में ई शिक्षा कोष ऐप का काम दे दिया गया है। तो क्या ये शिक्षा विभाग को या फिर उनके अधिकारी को पता नहीं था कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी? पता होगा, सबकी मिली भगत होगी। ऐसा थोड़ी ना, जब मुझे पता चल सकता है, मैं एक आम शिक्षक रहा हूँ, चलिए मान लीजिए अभी थोड़ा सा नेतागिरी में हूँ, लेकिन इतना पढ़ लिख रहा हूँ तो मुझे पता है उस कंपनी का, मैंने डिटेल सर्च किया, सारा कुछ मुझे पता। तो शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को पता नहीं होगा? सब पता होगा, सबकी मिली भगत है। और ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी को इस शिक्षा कोष ऐप का टेंडर दिया गया है। उसका सर्वर कभी ठीक नहीं हो सकता, उसका सॉफ्टवेयर कभी ठीक नहीं हो सकता है। वो इस योग्य ही नहीं है कि इतने बड़े सिस्टम को मैनेज कर सके। अदरवाइज़ अगर एक बढ़िया सॉफ्टवेयर होता तो आप देखिए ना, इतनी सारी ऑनलाइन कंपनियां चल रही हैं ना, जोमेटो है, रैपिडो है, मतलब तरह तरह की कंपनियां हैं, ब्लिंकिट है, सब घर पे सामान पहुंच रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन आ रहा है, सब कुछ एकदम समय से हो रहा है। कहाँ कोई ग्लिच है? यहाँ क्या हो रहा है, अटेंडेंस बनाने जाएंगे शिक्षक तो दिखाएगा कि आप 1 किलोमीटर दूर हैं। लॉग इन कर दिए तो लॉग आउट नहीं हो रहा है, लॉग आउट कर दिया तो अगले दिन लॉग इन नहीं हो रहा है। ऐसी तरह समस्या है। तो विभाग की गलती है, और विभाग की गलती का खामियाजा शिक्षकों को बिल्कुल विभाग की गलती है। ये ऐप कभी सही काम नहीं करे। मैंने बार बार कहा है कि अगर सरकार को ऑनलाइन अटेंडेंस लेना है तो बायोमेट्रिक लगवा दीजिए स्कूल में। आप सब विभाग में तो बायोमेट्रिक है ना। ACS महोदय कोई ऐप से हाजिरी बनाते हैं क्या? ACS महोदय हों, डायरेक्टर हों, चाहे जो भी विभाग के पदाधिकारी, वो तो बायोमेट्रिक सिस्टम से हाजिरी बनाते हैं। तो बायोमेट्रिक लगवा दें वहाँ स्कूलों में, सबकी लें ऑनलाइन हाजिरी। ये नौटंकी, ये ड्रामा सिर्फ शिक्षकों को परेशान नहीं है। जैसे इन शिक्षकों की कोई मांग उठती है ट्रांसफ़र को लेकर के, वेतनमान को लेकर के, सबको सो कर लो 27,000। अरे 27,000 शिक्षक कैसे एब्सेंट हो गए भाई?
किसी का इन हो रहा आउट नहीं हो रहा, तो उसको आप जो टेक्निकल ग्लिच है उसको दूर नहीं करा रहे हैं। आपने एक भ्रष्ट और ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ई शिक्षा कोष आपका टेंडर दे रखा है। ये सब अपनी गलती नहीं देखते हैं, दोष आरोपण कर देना है शिक्षकों पर। शिक्षक की गलती है, शिक्षक के शोकॉज। अरे आप उस कंपनी को शोकॉज कीजिए ना जिसमें हाजिरी नहीं बन पा रहा है, जो लोकेशन सही से नहीं ले पा रहा है। एक घटिया सॉफ्टवेयर के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ है, करोड़ों रुपए का टेंडर दिया गया है, इसके रख रखाव के लिए संचालन के करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हासिल क्या हो रहा है? नीलबटे सन्नाटा। तो इसको लेकर जिस तरह से आज शिक्षक व शिक्षिकाएं परेशान हैं, आप जिस तरह के आरोप लगा रहे, तो क्या लग रहा है कि इसके खिलाफ अब एक बार फिर से सड़कों पर शिक्षकों का बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी तो सड़क पर कोई आंदोलन की रूपरेखा बन नहीं रही है, लेकिन ये जरूर है कि शिक्षकों में बहुत आक्रोश है और चुनाव का समय नज़दीक है। 6 महीने बाद 7 महीने बाद चुनाव है, तो शिक्षकों का गुस्सा 2020 की तरह इस बार फिर से वोट से दिखाई देगा आपको। 2020 में आपने देखा था पूरा शिक्षक समाज एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ वोट किया था। वही स्थिति आपको 2025 में देखने पड़ सकती है, क्योंकि इस 5 साल में भी कुछ नहीं बदला। ना शिक्षकों को राजकर्मी दिया गया, ना सही से वेतनमान दिया गया, ना उनकी समस्याएं ट्रांसफ़र वगैरह की दूर हुई। तो पिछले 5 साल में अगर आप देखें सरकार ने शिक्षकों के लिए क्या किया, कुछ नहीं किया, उल्टे परेशान किया है, तंग किया है, टॉर्चर किया है। तो इस सब का बदला तो शिक्षक लेंगे, अपने वोट से लेंगे, और ये आगामी चुनाव 6 महीने बाद चुनाव है उसमें देखने को जरूर मिलेगा। तो जैसा कि आपने सुना, अमित विक्रम ने कहा है कि आज विभाग की लापरवाही व शिक्षा मंत्री व शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच सही तालमेल नहीं होने के कारण शिक्षक परेशान हो रहे हैं, चाहे ई शिक्षा कोष का मामला हो, चाहे ट्रांसफ़र पोस्टिंग का। ऐसे में यदि सरकार इस पर संज्ञान लेते हुए अगर कोई बड़ा कदम नहीं उठाती है तो आने वाले चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।